डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में आगे जो टॉपिक हमारा उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत धारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल ऑफ प्लेट के अनुसार चेंज होती है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो इस प्रकार का ग्राफ हमने देखा था। इस प्रकार का ग्राफ हमने देखा था, जो कि किसके मध्य प्राप्त हुआ था? प्रकाश विद्युत धारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और इधर अपना लिया था P2 का P1 के सापेक्ष विभव। इसमें हमने बात की थी कि इंटेंसिटी आई, तीव्रता प्रकाश की आई है, और स्मॉल न्यू जो है यहाँ पर यह प्रकाश की आवृत्ति है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पर बात की थी कि अगर हम तीव्रता को परिवर्तित करें तो संतृप्त धारा का मान तो परिवर्तित होता है, लेकिन जो निरोधी विभव है वह अपरिवर्तित रहता है। अब हम तीव्रता को तो फिक्स रख रहे हैं और आवृत्ति को चेंज कर रहे हैं। अब हम आवृत्ति को यहाँ पर बढ़ा दें, न्यू की जगह न्यू डैश कर दें। तीव्रता वही रहेगी, आवृत्ति को बढ़ा देते हैं, न्यू डैश कर देते हैं, और न्यू डैश का मान न्यू से अधिक है। तो हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब जो निरोधी विभव का मान है यह कुछ अलग प्राप्त हुआ है, लेकिन जो संतृप्त धारा है वह वही रही है दोनों ही केसेस में, चाहे आवृत्ति न्यू हो या अधिक होकर के न्यू डैश हो जाए। इस प्रकार से अब हम ये कह सकते हैं कि जो निरोधी विभव का मान है वह तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी को अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है, संतृप्त धारा है, वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से अनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी संतृप्त धारा की, सैचुरेशन करंट की। संतृप्त धारा जो है वह तीव्रता पर तो निर्भर कर रही थी और आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रही थी। इस प्रकार से प्रकाश विद्युत धारा का जो है P2 का P1 के सापेक्ष विभव के साथ परिवर्तन देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आवृत्ति के साथ प्रकाश विद्युत धारा कैसे चेंज होगी। इस अक्ष पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, ये हमने इस अक्ष पर लिया है। तो यहाँ जो ग्राफ आपको मिलता है वो ग्राफ इस प्रकार का मिलता है। ठीक, ये दो ग्राफ अपन देख सकते हैं, दो अलग अलग सरफेस के लिए। ठीक है, ये सतह जो है ये अलग अलग हो तो ए सतह के लिए ग्राफ ये, तो बी सतह के लिए ग्राफ कुछ अलग आ रहा है। यहाँ हम यह देखें कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम बढ़ाएं तो एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है, प्रकाश विद्युत धारा आपको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति की एक निश्चित न्यूनतम मान है, जिससे अधिक आवृत्ति पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। उससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देता, अर्थात उससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि उस सतह पर गिरे तो फोटो इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित नहीं होते हैं। इस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, परिभाषा लिखता हूं। आपतित प्रकाश की वह निश्चित
न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकता। पहली आवृत्ति कहलाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which there is no photoelectric emission from the metallic surface. ठीक है, that frequency is to be termed as threshold frequency. उसको न्यू नॉट से हम शो करते हैं। इस प्रकार से यह पहली आवृत्ति की हमने बात की। यहाँ पर हम ये कहते हैं, इन दोनों ग्राफ से ये क्लियर है कि इस ए सतह के लिए यदि धातु सतह यहाँ पर ए प्रकार की है तो उसके लिए यदि आवृत्ति आपतित प्रकाश की न्यू ए से कम हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यदि आवृत्ति न्यू ए से अधिक हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी सतह के लिए बात करें तो बी सतह के लिए अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति उस बी सतह के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बी उससे कम हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में दिखाई नहीं देगा। और यदि यह आवृत्ति आपतित प्रकाश की न्यू बी से अधिक हो या उसके बराबर हो तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सतह के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होगी, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश ही उस सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर पाएगा। अब हम बात कर सकते हैं कि जो विरोधी विभव है उसके लिए विरोधी विभव जो है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। इस अक्ष पर विरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया हमने, इस अक्ष पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो इनके मध्य जो ग्राफ है वह हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। इसमें करना क्या है ये बता दूं मैं आपको। हमें P1 पर जो एक आवृत्ति है उसको चेंज करना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पर गिरेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन सतह तक पहुंचेंगे, उसके कारण परिपथ में धारा बहेगी। अब हम इस P2 को P1 के सापेक्ष जो ऋणात्मक विभव है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि P2 को P1 के सापेक्ष दिया जाएगा वह निश्चित विभव जहां पर प्रकाश की धारा शून्य हो जाएगी, वो उस आवृत्ति के लिए विरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। आवृत्ति को परिवर्तित करते जाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिकॉर्ड करते जाएं और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अर्थात विरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे कम आवृत्ति पर तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इससे अधिक आवृत्ति के लिए जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी विरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे लेनार्ड और मिलिकन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया और उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किए हैं, निष्कर्ष जो ड्रॉ किए हैं उन निष्कर्ष को मैं यहाँ पर वर्णित कर रहा हूँ। निष्कर्ष, इस प्रयोग के निष्कर्ष जो है वो देख लीजिए। सबसे पहले प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। तीव्रता के समानुपाती।
दूसरा, संतृप्त धारा सैचुरेशन करंट जो है हमारी, वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता बढ़ाए जाने पर संतृप्त धारा बढ़ेगी। तीव्रता में वृद्धि किए जाने पर संतृप्त धारा बढ़ती, संतृप्त धारा बढ़ेगी। लेकिन संतृप्त धारा जो है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद हम बात कर सकते हैं तीसरे बिंदु की, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ाए जाने पर आवृत्ति बढ़ाए जाने पर निरोधी विभव बढ़ता है। वृद्धि होती है। लेकिन निरोधी विभव जो है वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। चौथा बिंदु हो जाएगा हमारा कि आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश से ही धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव, अर्थात इससे कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ये जो आवृत्ति होगी न्यूनतम आवृत्ति, ये दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और सबसे अंत में एक बिंदु जो हमारा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दो प्रकार की चीजें हैं। ये मेटालिक सरफेस है, धातु सतह है। इस सतह पर प्रकाश का गिरना और इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, ये जो दो घटनाएं हैं, धातु सतह पर प्रकाश का गिरना और धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, इन दोनों में जो समय अंतराल है वो 10⁻⁹ सेकेंड के ऑर्डर का होता है। एक काम क्या है, धातु सतह पर प्रकाश का गिरना। दूसरा काम क्या है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना। धातु सतह पर उच्च तरंग का प्रकाश गिरे और धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, इसमें जो समयांतर टाइम इंटरवल है वो 10⁻⁹ सेकेंड है। यह बहुत ही कम है। अतः हम यह कह सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वह इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। पांचवा बिंदु हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रक्रम है।
तात्क्षणिक प्रक्रम है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, इंस्टेंट प्रोसेस क्यों है? एज सुन एज लाइट इंसिडेंट ऑन दिस मेटालिक सरफेस ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एट दैट इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, दैट्स व्हाई इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमने प्रायोगिक अध्ययन यहाँ पर किया। अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसका प्रायोगिक अध्ययन हमने कर लिया है। अब इस प्रभाव को हम किस प्रकार से समझाएं, थ्योरेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए प्रकाश की दो महत्वपूर्ण नेचर हमारे पास है, प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति, और दूसरी है प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। तो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को हम स्वीकार करें तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते। उस जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमने प्रायोगिक निकाले थे उन कंक्लूजन्स को हम उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं। आप प्रकाश की तीव्रता, जैसा हम भी जानते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के अनुसार तरंग की ऊर्जा आपके प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात तीव्रता परिवर्तित होने से आपके प्रकाश की ऊर्जा प्रभावित होनी चाहिए थी, और ऊर्जा प्रभावित होने से अर्थात ये होता कि प्रत्येक आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपके प्रकाश की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करके उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, तीव्रता का मान अगर हम बढ़ा दें तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए थे, जबकि प्रयोग में हमने ऐसा नहीं पाया है। और भी कई बिंदु हैं और हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो है प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के इस बेसिस पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सकते हैं। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया। सबसे पहले देखें प्रकाश की क्वांटम प्रकृति क्या है। हम ये मानते हैं इस नेचर के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कि प्रकाश जो है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। इन छोटे ऊर्जा के पैकेट्स को हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। ठीक है, इन्हें हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। इन क्वांटम या फोटोन की जो ऊर्जा है वह उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात क्वांटम की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। और हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्वांटम की आवृत्ति जो है या फोटोन की जो ऊर्जा है वह h न्यू से दी जाएगी। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक का नियतांक है, और इसकी वैल्यू जो है h की होती है 6.62 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो इस प्रकार से एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी, अर्थात h न्यू या उसका बहु जो है गुणक के रूप में होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा जो है वो क्वांटीकृत होगी। अब आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक था उसने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी उसको आगे एक्सटेंड किया है, और उसने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑल और नन प्रोसेस है। ऑल और नन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब सतह पर कोई फोटोन गिरेगा तो वह फोटोन पूरा का पूरा इस सतह के द्वारा अवशोषित होगा या उसका कोई भी भाग अवशोषित नहीं होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन ने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को आगे बढ़ाया और उसने ये कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ऑल और नन प्रोसेस पर आधारित है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का फोटोन जो है वह अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और पूर्णतया अवशोषित
हो जाएगा।